देख ना पाने की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में काफ़ी हमें पढ़ना पड़ता है। तो टाइम के साथ जैसे जैसे मेरी प्रॉब्लम बढ़ी, तो मेरी जो पढ़ने की स्पीड है वो कम होती गई, जबकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी थी और काफ़ी वाइड कंटेंट कवर करना था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, मुझे लगता है मैं काफ़ी कुछ किस्मत पर यकीन करने वाला इंसान हूँ और मैं जितनी मेहनत करता हूँ मेरी किस्मत उतनी अच्छी होती जाती है। खेल खेल में एक दिन अंकुरजीत को पता चला कि उन्हें देखने में मुश्किल आ रही है और जब पढ़ने के दिन आए उनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। मुझे अपने बच्चे की प्रॉब्लम का पता चला। मैंने जितना मैं रिटन वर्क अपने बच्चे की हेल्प करी, मैं उसमें उसकी करी। उसको जैसे वो स्कूल में पढ़ के आता था, मैं उसको शाम को रात को सोते वक्त सुनाती थी। एक दिन अंकुरजीत की मां ने उन्हें बताया कि वो सरकारी योजनाओं को लागू करवाने का काम करती हैं, तो अंकुरजीत के मन में बाल सुलभ सवाल ये आया कि फिर ये योजनाएं कौन बनाता होगा। और वो दिन था जब अंकुरजीत के मन में योजनाएं बनाने का सपना अंकुरित हुआ। अंकुरजीत हमेशा से पढ़ाई में अच्छे थे। जब अंकुरजीत 12वीं में पढ़ते थे, तब एक दिन उनकी स्कूल की एक टीचर अपजीत ने उनसे कहा कि तुम आईआईटी का फॉर्म क्यों नहीं भर देते। उन्होंने अपने टीचर से कहा कि मैडम, मैं फॉर्म भरकर अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता, पर टीचर ने कहा तुम मेरे पैसे बर्बाद कर दो पर परीक्षा जरूर दो। अंकुरजीत ने फॉर्म तो अपने पैसों से ही भरा, पर आत्मविश्वास तो अपजीत मैडम का ही दिया हुआ था। आंखों की रोशनी चले जाने की वजह से उन्हें पढ़ाई में मुश्किल तो आती थी, पर हर किसी ने अपने हिस्से का कर्तव्य निभाया। अंकुर स्कूल से पढ़कर आते तो घर पर माँ उन्हें पढ़कर सुनाती ताकि उन्हें सब कुछ याद हो जाए। जो मैंने ये सपना लिया था कि मेरा बच्चा कुछ अचीव करे, बच्चे ने सपने से ज्यादा अचीव किया। अंकुर ने भी अपना फर्ज निभाया, सबके सपनों को साकार करके। उनका एडमिशन आईआईटी रुड़की में हो गया। आईआईटी रुड़की में 4 साल की पढ़ाई के दौरान उन्हें बहुत अच्छे दोस्त मिले जो उन्हें पढ़कर सुनाते थे। बीटेक के बाद अंकुर के लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, पर अभी तो सरकारी योजनाओं को बनाने वाला अफसर बनने का सपना पूरा करना बाकी था। मेरी मदर की जो जॉब थी, काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे वो काम करते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे, तो वहीं से एक इंटरेस्ट रहा मुझे इस चीज़ में। लेकिन जो मेन एक आइडिया क्रिस्टलाइज हुआ इसके बारे में, वो मेरा कॉलेज में आईआईटी में हुआ, जहाँ पे मुझे अपने दोस्त मिले जिनका सेम ओरिएंटेशन था, जो कि सेम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते थे और कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वहीं से एक मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ इस एग्ज़ाम को लेकर। सिविल सेवा परीक्षा 2017 के रिजल्ट्स ने उनके इस सपने को भी पूरा कर दिया। अपने लिए हर कोई जीता है, तो ये सर्विस एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देती है जिसके थ्रू आप दूसरों की लाइफ के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट कई तरह की पॉलिसीज़ बनाती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही होता है। तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने के बाद, इस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद, मैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दोनों लेवल के ऊपर काम कर सकता हूँ और देश के लोगों का जो एक लाइफस्टाइल है या जीवन स्तर है उसको इम्प्रूव करने में जितना हो सकता है अपने लेवल पे मैं मदद दे सकता हूँ। मेरा बेटा अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करे। जो देश को आज ज़रूरत है, बहुत सारे अच्छे नागरिक की ज़रूरत है, और जो भी हम समाज के लिए, समाज की रिक्वायरमेंट है वो ईमानदारी से पूरी करे। जो उसके फ़र्ज़ हैं उनको ईमानदारी से निभाए, तो उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुरजीत सिंह है और मैंने इस साल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 414वां रैंक अर्जित किया है। और आप आज डीकेटी के माध्यम से मैं आपके सामने अपनी लाइफ की जो जर्नी है, कैसे मैंने हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरुआत की और कैसे मैंने भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को क्लियर किया, इसके बारे में आपसे बात करूँगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा मेरी स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम की पढ़ाई की, ड्यू टू माई विजुअल इम्पेयरमेंट किस तरह के सॉफ्टवेयर्स मैंने यूज़ किए, और ना सिर्फ एक विजुअली इम्पेयर्ड बल्कि एक आम इंसान कैसे उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके
अपने काम को और आसान कर सकते हैं और इस जर्नी को और आरामदायक बना सकते हैं। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव रसूलपुर से बिलोंग करता हूं, जो कि यमुनानगर ज़िले में पड़ता है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव के राजकीय उच्च विद्यालय से ही कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपने 11th और 12th के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो स्कूल थे वहाँ पे एडमिशन लिया। करीब 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था, जिसे हम 4 दोस्त डेली कवर करते थे। बस से आना जाना होता था और हम पढ़ाई करते थे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक छोटे रूरल एरिया से गांव में अवेयरनेस की थोड़ी कमी रहती है, चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। इसी तरह मुझे भी IIT JEE और IAS जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा तो क्या ही बोलूँगा, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। हालांकि IAS के बारे में मेरा कुछ एक्सपोजर था, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। स्कूल में जब मैं अपनी 12th क्लास में था, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक थे, करीब नवंबर-दिसंबर के टाइम। उस टाइम कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आए और उन्होंने हमें वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बताया। इट्स जस्ट लाइक अ प्रमोशनल टूर फॉर देयर कोचिंग, बट स्टिल वन ऑफ माई मैम, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया कि यू शुड मेक दिस थिंग योर ड्रीम एंड यू हैव कैपेबिलिटी, सो तुम्हें ये एग्ज़ाम देना चाहिए। उनके ये शब्द IIT के लिए थे। तो उस टाइम मुझे नहीं था अपने ऊपर यकीन, और क्योंकि कोई नई चीज़ जब आपको पता लगती है तो आप वाकई ही उससे बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। आपको नहीं मालूम होता कि कैसे किसी चीज़ को आप परस्यू करेंगे, कैसे एक रास्ता बनेगा और मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मैंने बड़ी नादानी से बोला कि मैम ये एग्ज़ाम नहीं मैं कर सकता, तो आप रहने दीजिए। तो उन्होंने काफ़ी परस्यू किया। सो आफ्टर हर परसुएशन मैंने वो फॉर्म फिल किया और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, जो कि करीब 2 हफ्ते बाद ही था। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और 2 हफ्ते बाद हमारा उस साल JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम अच्छा गया और उसके फलस्वरूप मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। तो तब से मुझे लगा कि कोई भी कैसा भी सपना देख सकता है, और अगर हम खुद से ईमानदार रहें तो पूरी मेहनत के साथ हम उसे पूरा भी कर सकते हैं। अपनी IIT में जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली भी रही, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरे लिए मोटिवेशन भी बने, जो मेरे लिए इन्फ्लुएंशियल फैक्टर भी बने, और जिन्होंने मदद भी की कुछ बड़ा सोचने की, कुछ बड़ा करने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि IAS के बारे में मेरा एक्सपोजर एक पहले से भी था। वो इस तरह से था कि हमारे गांव में एक बार कुछ प्रोबेशन पे ऑफिसर्स आए थे। आई थिंक दे आर ऑन देयर फील्ड स्टडीज़ एंड माय मदर इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, सो उनके डिपार्टमेंट के साथ भी उनका कुछ ऑडिट का काम था। तो उस टाइम मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उस टाइम मुझे पता लगा कि इस तरह की भी सर्विस होती है और हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए भी। तो उन सब चीज़ों ने दिमाग में एक इम्प्लिसिटली कहीं ना कहीं जगह बना ली थी। तो जब मैं IIT में पहुंचा, वहाँ पे मुझे मेरे दोस्त मिले, जिनमें से कुछ के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि अनुभव सिंह, मनीष जोशी, कार्तिक। तो इन सब दोस्तों का हमारा एक ग्रुप बना कि सिविल सर्विसेज को हमने अपना एक उद्देश्य बनाया, अपना सपना बनाया कि हम इसी ही सर्विस को ज्वाइन करेंगे। हमारे में से कोई भी प्लेसमेंट में नहीं बैठा, और हम सब ने आपस में ही इंटरनेट से सर्च करके या जिसका जो भी एक्सपीरियंस था फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, दोस्तों की मदद से हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कि दिस इज़ द एग्जामिनेशन एंड व्हाट वी नीड टू डू एंड हाउ वी कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो वहाँ से एक स्ट्रेटजी बनी, हमने अपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किए, और उसके बाद हम अपने इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद तैयारी में लग गए। तैयारी में क्योंकि मेरी थोड़ी विजन की प्रॉब्लम थी, तो वो फेज़ भी ऐसा था जिस टाइम काफ़ी मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, और जितना मैं पहले कैपेबल था अब उतना नहीं रहा था चीज़ों को लेके, देखने को लेके। तो दोस्तों ने हमेशा साथ दिया, उन्होंने एनकरेज किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं इफ़ आई हैव दैट मोटिव एंड दैट डेडिकेशन विद मी। तो उनका साथ रहा, उन्होंने कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। तो ये ज़रूर मैं एडमिट करना चाहूँगा कि दोस्तों का जो साथ था वो अतुलनीय था। हम उसके बाद जब हमने तैयारी शुरू की, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे ऑप्शनल अलग तक थे, तो कुछ हद तक GS की हम तैयारी साथ करते थे, फिर भी ऑप्शनल का हमारा अलग अलग स्ट्रेटजी रहता था। तैयारी में ये हमारा तीसरा अटैम्प्ट था, मेरा स्पेशली तीसरा अटैम्प्ट था, और अनुभव का दूसरा था, इसी तरह कार्तिक का भी दूसरा था, मनीष का तीसरा था, हालांकि वो पिछले साल भी सिलेक्ट हो गए थे। तो हम सब ने जो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ी चेंज करने की, हमने किया भी। और
कभी भी एक दूसरे को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी बात है जो कि इस एग्ज़ाम का एक सच है कि आप इसमें डीमोटिवेट भी होते हैं, आप कई बार ये सोचते हैं कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ हमने शायद एक दूसरे में वो स्ट्रेंथ, एक इमोशनल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो मेंटेन करके रखी। तो उसके बाद जब ये तीसरा मेरा अटैम्प्ट था, जिस दिन रिज़ल्ट आया, आई थिंक 27 अप्रैल को, तो मेरे ही एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यू गॉट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स बहुत खुश थे, और पेरेंट्स से ज़्यादा दोस्त बहुत खुश थे। इवन उन्होंने अपना रिज़ल्ट बाद में देखा, पहले मेरे रिज़ल्ट को देखा उन्होंने। तो आई थिंक along with my parents, with God, my friends are the true encouraging factor behind my success। ये मैं एडमिट करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम एक स्क्राइब के थ्रू लिखे हैं, तो शुरू में काफ़ी सारे दिमाग में परेशानी रहती थी कि खुद से लिखना और एक किसी स्क्राइब के थ्रू लिखवाना, क्या ये फिजिबल है इस तरह से एग्ज़ाम को क्लियर करना, वो भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ये कहते हैं कि आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। और मेहनत तो आप सबको पता ही है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना बहुत पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं वही बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर आप खुद से ईमानदार हैं और अगर आप अपना 100% देने को तैयार हैं, बोथ फिज़िकली एंड मेंटली, तो मुझे लगता है कुछ भी असंभव नहीं है। सपनों में उड़ान भरी जा सकती है और उन्हें अचीव भी किया जा सकता है। इसी के साथ मैं जो मेरे हमेशा से मोटिवेशन रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक कही हुई लाइन कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। ईमानदार रहिए, मेहनत करते रहिए और सही बात पर चलिए, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी अब तक की जर्नी कि मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। अब मैं बात करना चाहूँगा मेरी स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह की किताबें हमने फॉलो की, क्या एक पैटर्न बनाया एज अ ग्रुप हम दोस्तों ने। हालांकि हर किसी की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो मैं आई कैन नॉट क्लेम दैट दिस इज़ द वे with which all of for us follow this pattern strictly, but still more or less यही हमारी स्ट्रेटजी रही है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस के साथ एकदम थोरली फैमिलियर हो जाइए। सिलेबस आपको मेमोराइज होना चाहिए कि GS1, GS2, GS3, GS4 हर एक में क्या क्या आपका सिलेबस है। इसी के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आई थिंक इज़ द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, उसके बारे में आपको थोरली पता होना चाहिए और आप तैयार होने चाहिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने और अडेप्ट करने के लिए। तो स्ट्रेटजी के नाम पे सबसे पहले तो सिलेबस, हमने जो सिलेबस देखा उसके हिसाब से हमने बुक्स को सॉर्ट आउट किया। स्टार्टिंग हमेशा हमने NCERT से ही की कि जो कि बेसिक है। 6th to 10th NCERTs हमने पढ़ी ताकि एक बेसिक फाउंडेशन बन जाए, और उसके बाद 11th 12th की जो NCERTs होती हैं अक्रॉस द वेरियस सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तो इन सब से एक कंटेंट आपके पास आता है, आपको एक पाथ मिलता है कि यस अब हमने इतना पढ़ लिया है, अब सिलेबस की हमें एलिमेंट्री नॉलेज हो चुकी है। उसके बाद हर टॉपिक के लिए स्पेसिफिक बुक्स हैं, लाइक फॉर हिस्ट्री देयर आर सेवरल बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, दैट इज़ वन बुक। For art and culture, there is one book from Nitin Singhania. Also, there were notes available by Nitin Sangwan on internet, which I personally refer. उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी NCERTs हैं, और आप YouTube पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड जो वॉर्स हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री है वो एक्सटेंसिवली कवर है कुछ चीज़ों पे। उसके अलावा सोशोलॉजी के लिए या सोशल इश्यूज़ जो हैं उनके लिए न्यूज़पेपर हमेशा से फ़ायदेमंद रहता है। उसके अलावा RS TV के ऊपर जो डिबेट्स आती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी रिसोर्सेज हैं, तो उन सब को रेफ़र किया। इसी तरह GS2 का जो सिलेबस है उसके लिए हमने इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की थी उसे पढ़ा। उसके अलावा गवर्नेंस के लिए भी आप मार्केट से नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, तो उन नोट्स को रेफ़र किया। वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, विजन IAS के मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, वो मैंने कुछ हद तक फॉलो किए। उसके अलावा बाकी जो डायनामिक पोर्शन था उसके लिए न्यूज़पेपर और RS TV की जो डिबेट्स हैं उनके ऊपर मोस्टली मैं रिलाय रहा, और दे आर अ गुड सोर्स, especially RS TV की discussions debates. I think they provide you with a wider perspective on various issues, so I highly recommend those. उसके बाद जो GS3 है उसके लिए mrunal.org, I think one of the best website for economy, तो मैंने उसको thoroughly and religiously follow किया।
इसके अलावा ज्योग्राफी के भी कुछ लेक्चर सीरीज़ हैं मृणाल के ऊपर, तो उनको भी मैंने देखा। इसके अलावा कुछ अदर इश्यूज़ लाइक नेशनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, तो करंट अफेयर के साथ इनको लिंक करके पढ़ना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप एनसीईआरटी से या फिर कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल है वेरियस इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स आते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, आप वो पढ़ सकते हैं। GS4 के लिए लेक्सिकॉन मैंने रेफ़र की। इसके अलावा एक बुक है जी सुब्बा राव, जिसके अंदर केस स्टडीज़ बेहतरीन तरीके से दे रखी हैं, तो वो मैंने फॉलो किया। और ये स्ट्रेटजी मेरी रही बुक्स की। इसके अलावा क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू कवर ऑल द स्टैटिक पोर्शन, लाइक इफ़ देयर इज़ एनी टॉपिक लाइक मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन में हम यही कवर करेंगे कि व्हाट दीज थिंग्स आर एंड हाउ दे आर इंटरलिंक विद अदर थिंग लाइक टेररिज्म और करप्शन और अदर काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये आपकी स्टैटिक नॉलेज हो गई। उसके बाद आप इसको करंट से लिंक कीजिए। करंट से आपको लिंक करने के लिए न्यूज़पेपर के ऊपर टैब होना चाहिए, हमारे जो करंट अफेयर्स आसपास हो रहे हैं उनके ऊपर टैब होना चाहिए, और आप एबल होने चाहिए इन चीज़ों को लिंक करने के लिए कि इफ़ दिस इज़ द टॉपिक लाइक ब्लैक मनी, तो हमें इसको मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक करना है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक करना है, तो इस तरह से एक लिंकेजेस एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। और तीसरा जो पोर्शन होता है दैट इज़ आंसर राइटिंग। तो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट देना और मॉडल आंसर्स वगैरह को पढ़ना। तो तीसरा पार्ट मेरा ये होता था। तो अब टॉपिक वाइज स्टैटिक, करंट और जो आपका कि आंसर राइटिंग है, इन तीनों को अगर आप एक साथ लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं एसए के पेपर की बात करूं तो टॉपिक्स लार्जली ऑन द जनरल इश्यूज़ होते हैं। तो आप जीएस के 4 पेपर की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक टॉपिक हम कवर कर लेते हैं उन चीज़ों में, तो उसी अपनी नॉलेज को हमें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है विद अ सर्टेन टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट। तो इसके लिए तो मुझे यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस इज़ असेंशियल फॉर एसे राइटिंग, और जितना ज़्यादा आप अपने ऐसे को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे मुझे लगता है उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि कंटेंट का मुझे नहीं लगता किसी को कोई इशू होता होगा। इतना पढ़ने के बाद कंटेंट आप लोगों के पास होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी विजन की प्रॉब्लम थी, तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जिनको मैंने यूज़ किया अपनी तैयारी के दौरान। तो लार्जली मैंने टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया प्रिपरेशन के लिए। इवोना रीडर एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं टू रीड आउट वेरियस PDF वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा इंटरनेट को यूज़ करने के लिए गूगल क्रोम में क्रोमवॉक्स करके एक एक्सटेंशन आती है, वो एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं। और उस एक्सटेंशन के अलावा अगर मैं और सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो जॉज का एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि वर्क एज अ स्क्रीन रीडर फॉर विंडोज़, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि कंटेंट हमेशा सॉफ्ट फॉर्मेट में मिले ये पॉसिबल नहीं है, तो हार्ड कॉपीज़ को सॉफ्ट कॉपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप कैम स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एबी फाइन रीडर जो कि आपकी स्कैन कॉपीज़ को एकदम स्टैंडर्ड PDF में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ अनदर सोर्स विच यू कैन यूज़। और इसके अलावा अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर वॉइस ओवर फीचर आता है जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन रीडर, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर देखने की आपकी समस्या है तो आप सुन के भी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वैसा ही मैंने भी किया था। और ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा जिनको कोई आइज़ की प्रॉब्लम है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो फिज़िकली फ़िट हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 8 घंटे, जैसा भी इंडिविजुअल चॉइस होती है या जैसे भी किसी को ज़रूरी लगता है। बट इतना सारा स्ट्रेन आइज़ के ऊपर देना मुझे नहीं लगता फेयर है, और प्रॉब्लम तो बढ़ती है इससे। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इनसे आपकी आइज़ भी रिलीफ रहेंगी और मुझे लगता है कि आप फास्टली काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करता था अपने नोट्स मेकिंग के लिए। तो जब मैं टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर से अपनी बुक्स सुन रहा होता था तो साथ साथ मैं अपने जॉट डाउन करता रहता था नोट्स को वर्ड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये भी एक काफ़ी एफिशिएंट वे है चीज़ों को करने का। आप पढ़ाई और नोट्स मेकिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। इसके अलावा RSTV की जो वीडियोज़ हैं उनको हम कभी भी सुन सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे सुन सकते हैं, जब हम थोड़ा रिलीव होना चाहें, बुक्स वगैरह के सामने से उठना चाहें, थोड़ा बाहर घूम के आना चाहें पार्क वगैरह में, तो आप तब भी उन चीज़ों को सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से आप अपनी तैयारी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं
और अगर इंटरेस्टिंग रहेगा तो मुझे लगता है कि आपका मन रहेगा उस चीज़ में, और अगर मन रहेगा तो डेफिनेटली आप अपना 100% देंगे, और अगर 100% देंगे तो सक्सेस डेफिनेटली आपके पास होगी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। प्री के लिए भी जैसा कि मैंने आपको बोला कि मॉक टेस्ट मैंने काफ़ी पेपर लगाता था मैं। एक इनसाइट्स वेबसाइट्स का मैं नाम यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली या ऐसे किसी जगह आकर तैयारी नहीं कर सकते या जो जॉब में हैं। तो उन लोगों के लिए दिल्ली आना या स्पेसिफिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ का वो पैटर्न को, वो फीलिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मुझे लगता है कि इनसाइट्स आपको घर बैठे ही वो एक्सपीरियंस देता है। उनका वेरियस प्रोग्राम चलते हैं, लाइक क्विज चलता है प्री के लिए, उसके अलावा मेंस के आंसर राइटिंग के लिए वो क्वेश्चन डालते हैं, फिर सिनॉप्सिस भी आपको देते हैं सो दैट यू कैन कंपेयर योर आंसर विद द मॉडल आंसर। बच्चे अपने आंसर अपलोड करते हैं सो दैट यू कैन कंपेयर विद व्हाट एक्चुअली पीपल और कैंडिडेट्स आर राइटिंग ऑन दीज टॉपिक्स एंड हाउ फार यू आर अवे फ्रॉम देम और हाउ अहेड यू आर। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सोर्स है खुद को इवेल्युएट करने का, और वो भी डेली बेसिस पे। तो इनसाइट्स का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा इस वेबसाइट का, कि उनके मुझे जितना भी प्रोग्राम था, वेदर इट इज़ फॉर प्री और मेंस और फॉर इंटरव्यू, मैं उससे काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी में सबसे पहला काम कि आपको करना क्या है, दैट इज़ आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद आपको उसको करना कैसे है, दैट इज़ कि बुक्स क्या हैं, आपको क्या क्या रिसोर्सेज रेफ़र करने हैं। और तीसरा काम कि उन चीज़ों को पूरी शिद्दत से करना है और एक स्ट्रक्चर्ड और एक वेल अरेंज मैनर में करना है। तो इस तरीके से अगर आपकी तैयारी रहेगी तो मुझे लगता है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।